तारीख 13 अप्रैल 1970। नासा का 3 एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पे लैंड करने जा रहे थे। मिशन को लॉन्च हुए करीब 3 दिन बीत चुके थे। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 3 लाख किलोमीटर से भी दूर चांद के करीब पहुंच चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से स्पेसक्राफ्ट में एक जोरदार धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा था कि पूरी स्पेसक्राफ्ट को हिला के रख दिया। ऐसे में अंतरिक्षयान में मौजूद जरूरी उपकरण समेत सारी इंडिकेटर रेड हो गई। पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर स्पेसक्राफ्ट में हुई इतनी बड़ी क्षति को देख तीनों एस्ट्रोनॉट समझ चुके थे कि अब उसका बचना मुश्किल है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में हुई धमाके के बाद ये नॉर्मल सी दिखने वाली मून लैंडिंग एक भयंकर हादसे में तब्दील हो चुका था। और उस मिशन का नाम है अपोलो 13। लेकिन इतनी बड़ी स्पेस मिशन में वो कौन सी चूक हुई जिसके कारण हमें इतना बड़ा हादसा देखने को मिला? धमाके के बाद उन एस्ट्रोनॉट्स का क्या हुआ और फिर ऐसी मुश्किल परिस्थिति में तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कैसे पृथ्वी पे वापस लाया गया? इन सारे सवालों के जवाब के साथ हम पूरी कहानी जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो किसी भी मिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और ऐसे में मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाकर फिर सही सलामत पृथ्वी पे वापस लाना यह किसी खतरे से कम नहीं, चाहे फिर मिशन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो। इसी क्रम में हमारी कहानी शुरू होती है 1960 के दशक से। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी दुनिया के सामने वादा करते हैं कि इस दशक के अंत तक हम इंसान को चांद पे उतार देंगे। और फिर क्या, यहीं से शुरुआत हुई नासा का एक ऐतिहासिक मिशन अपोलो, जिसका मकसद था चांद पे मानव को उतारकर फिर सही सलामत वापस लाना। इसी क्रम में टेस्टिंग के दौरान अपोलो 1 से लेकर अपोलो 10 तक कई सारी फेलियर्स देखने के बाद अपोलो 11 पहला ऐसा मिशन बना जिसने इंसान को चांद पे उतार दिया, और वो उतरने वाले शख्स थे नील आर्मस्ट्रांग। इसके बाद अगेन अपोलो 12 भेजी गई, जो कि फिर से पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। और फिर बारी आती है अपोलो 13 की, जहां से अपनी कहानी शुरू होती है। यह बात है 11 अप्रैल 1970 की। जैसे कि पिछले हर अपोलो प्रोग्राम की तरह इस बार भी अपोलो 13 को कनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न 5 रॉकेट की मदद से पृथ्वी से लॉन्च किया गया, जो कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों के अंदर अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, जिसमें सवार थे 3 एस्ट्रोनॉट्स। पहला जेम्स ए लोवेल, जो कि पूरी मिशन को कमांड कर रहे थे, दूसरा जैक स्विगर्ट और तीसरा फ्रेड हैस। जमीन पे बैठे मिशन कंट्रोल के ऑर्डर आते ही अपोलो में बैठे तीनों एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़ निकल पड़ा चांद की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें अपोलो स्पेसक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि आखिर ये काम कैसे करती थी। आपको बता दूं कि अपोलो स्पेसक्राफ्ट अलग अलग 3 मॉड्यूल से मिलकर बनी थी, कमांड, सर्विस और लूनार मॉड्यूल। जिसमें कि पहला था कमांड मॉड्यूल, जो कि समझ लो तीनों एस्ट्रोनॉट्स का घर था, जिसमें बैठकर वे लोग चांद तक जाते थे और फिर वहां से वापस आते थे, जिसके पायलट थे जैक स्विगर्ट। पूरी मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपना सबसे ज्यादा वक्त इसी मॉड्यूल में बिताते थे, क्योंकि यही वो हिस्सा था जहां वे लोग अपना सारा काम करते थे। इसका मेन यूज होता था पृथ्वी पे री एंट्री के दौरान, क्योंकि अकेले कमांड मॉड्यूल ही था जो री एंट्री के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के घर्षण से लगने वाली हीट को झेल सके, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट झेलने के लिए हीट शील्ड लगी होती थी। इसलिए पूरे स्पेसक्राफ्ट का यही हिस्सा था जो पृथ्वी पे वापस आ पाता था, बाकी सब बीच में ही छूट जाता था। स्पेसक्राफ्ट का दूसरा पार्ट था सर्विस मॉड्यूल, जिसका काम था पूरी स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना और फिर वहां से पृथ्वी के ऑर्बिट तक वापस लाना। यह पूरी स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन था, जिसमें हवा, पानी और बिजली बनाने वाली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टैंक समेत वो सारी जरूरी उपकरण लगी थी जो लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स की हेल्प कर सके। और तीसरा पार्ट था लूनार मॉड्यूल, जिसके पायलट थे फ्रेड हाइस। इस मॉड्यूल का काम था 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पे लैंड करना और फिर वापस चांद के ऑर्बिट तक आकर चांद का चक्कर लगा रहे बाकी मॉड्यूल में अटैच होना, जिससे दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगेन कमांड मॉड्यूल में बैठे तीसरे के पास आ सके और फिर वहां से लूनार मॉड्यूल का भी काम खत्म। यानी कि अलग अलग 3 पार्ट्स कमांड, सर्विस और लूनार मॉड्यूल से बना था अपोलो स्पेसक्राफ्ट।
अब अपनी कहानी पे वापस आते हैं। मिशन को लॉन्च हुए करीब 55 घंटे के बाद 13 अप्रैल को वे लोग पृथ्वी से करीब 3,30,000 किलोमीटर दूर पहुंच गए, जहां सबने मिलकर पृथ्वी पर भेजने के लिए 55 मिनट का एक वीडियो शूट किया, जिसमें तीनों एस्ट्रोनॉट्स बात करते हुए खुश दिख रहे थे। फिर पृथ्वी पर वीडियो भेजने के बाद वे लोग रोज की तरह खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, और इसी वक्त ह्यूस्टन शहर में बैठे मिशन कंट्रोल से ऑर्डर आया क्रायो स्टार, जिसका मतलब था कि आप उन पंखे को ऑन कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टैंक में लगा है। दोस्तों, ये वो पंखा था जो कि सर्विस मॉड्यूल में रखे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ठंडा होकर जमने से रोकता था, क्योंकि ठंडी स्पेस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैस फॉर्म में बरकरार रखने के लिए समय समय पर उन पंखे को चलाना पड़ता था, जिससे गैस हिलते रहे और वो जम ना पाए। इसलिए मिशन कंट्रोल के ऑर्डर आते ही जैक स्विगर तुरंत उस बटन को दबा दिए, और फिर क्या, बटन दबाते ही मात्र 75 सेकंड के अंदर एक ऐसा धमाका हुआ जो पूरी स्पेस क्राफ्ट को हिला के रख दिया। पहले तो उन लोगों को लगा कि शायद अंतरिक्ष यान से कोई उल्का पिंड टकरा गया, लेकिन तुरंत बाद स्पेस क्राफ्ट में लगी कई सारी मशीन असामान्य रीडिंग के साथ रेड सिग्नल देने लगी। इतनी तेजी से हो रही घटना को देख उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच उन लोगों ने खिड़की से देखा कि बाहर कुछ गैस लीक कर रही है। इसे देखते ही उन लोगों की नजर सीधा स्क्रीन पे गिर रही ऑक्सीजन ग्राफ पे पड़ा, जिसे देख वे लोग पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। उन लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन टैंक 2 पूरी तरह से खाली हो चुका है और टैंक 1 का ग्राफ भी काफी तेजी से नीचे गिर रहा है। इसे देखते ही तीनों एस्ट्रोनॉट समझ गए कि अब उसका बचना मुश्किल है। ऐसे में फौरन वे लोग पृथ्वी पे बैठे मिशन कंट्रोल को मैसेज भेजा, हेल्प मी ह्यूस्टन, हमें मदद की जरूरत है, और साथ ही में पूरी स्पेसशिप के करंट डाटा को भी सेंड कर दिया। और जब मिशन कंट्रोल उस मैसेज और डाटा को देखा तो कंट्रोल रूम में मौजूद सारे साइंटिस्ट का दिमाग हिल गया, क्योंकि यह डाटा कुछ और ही बयां कर रही थी। उस डाटा को देखते ही साइंटिस्ट समझ गए कि ऑक्सीजन टैंक नंबर 2 विस्फोट हो चुकी है, जिसके कारण टैंक नंबर 1 भी क्रैक कर गई, जिससे ऑक्सीजन इतनी तेजी से लीक कर रही है। ऐसे में जब कैलकुलेट की गई तो पता चला कि अगर ऐसे ही ऑक्सीजन लीक करती रही तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर सर्विस मॉड्यूल के टैंक 1 में भी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अभी तक जिस मिशन पे कोई टीवी चैनल तक नहीं ध्यान दे रहा, उसी मिशन में हुई भयंकर धमाके ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि अपोलो 11 और अपोलो 12 के सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद ये लोगों के लिए आम बात हो गई थी। लेकिन इस बार अपोलो में हुई भयंकर धमाके ने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी। खबर सुनते ही सभी लोग उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए जान की दुआ करने लगे। इस समय नासा के साइंटिस्ट पे स्पेस मिशन के साथ साथ लोगों का भी भयंकर प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि एक तो पहले से ही काफी पैसों की खर्च को देखते हुए कई सारी जनता अपोलो 13 के खिलाफ थे। ऊपर से ये घटना और भी बड़ा चैलेंज बनकर आया नासा के सामने। इन सारी चीजों को देखते हुए नासा ने एक ही लक्ष्य बना लिया कि कैसे भी करके तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत पृथ्वी पे वापस लाना है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट के हालत को देखते हुए इस समय एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने का सिर्फ 2 ही रास्ता बचा। पहला तो ये कि स्पेसक्राफ्ट इस समय जहां भी है वहीं से पृथ्वी की ओर मोड़ा जाए, जो कि इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती जो कि इस वक्त बची नहीं थी, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में बिजली भी ऑक्सीजन से ही बनती थी, जो कि 70 to 80% खत्म हो चुकी थी। और दूसरा रास्ता ये था कि स्पेसक्राफ्ट को विदाउट मून लैंडिंग चांद के ग्रेविटेशन का यूज करके पृथ्वी की ओर मोड़ा जाए, जिसके लिए स्पेसक्राफ्ट को चांद का चक्कर लगाना होगा। जब इस पे बहस हुई तो ज्यादातर साइंटिस्ट स्पेसक्राफ्ट को मोड़ने के लिए दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि इस प्रोसेस में काफी एनर्जी की बचत होती, जो कि स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर लाने के लिए सख्त जरूरी था। अब बारी थी उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स द्वारा पृथ्वी पर बैठे साइंटिस्ट की एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करने की, और वही हो भी रहा था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स मिशन कंट्रोल के ऑर्डर को फॉलो करते हुए पहले तो लूनार मॉड्यूल में घुस गया और फिर तुरंत कमांड मॉड्यूल को शट डाउन किया, क्योंकि पृथ्वी पर री एंट्री के लिए थोड़ी सी बिजली बचाकर रखनी जरूरी थी। सर्विस मॉड्यूल ऑक्सीजन खत्म होते ही बंद होने वाला था। ऐसे में पूरी स्पेसक्राफ्ट को इस समय लूनार मॉड्यूल के फ्यूल पे ही ऑन कर दिया गया, जो कि इस स्पेसक्राफ्ट के लिए सफिशिएंट तो नहीं था, पर काम चल रहा था। और इसी तरह स्पेसक्राफ्ट चांद का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की ओर मुड़ गया, जिस दौरान चांद के ग्रेविटेशन का सही उपयोग स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को काफी तेज कर दी, जिससे काफी फ्यूल की भी बचत हुई। आमतौर पर जिस लूनार मॉड्यूल को दूसरे अपोलो मिशन के दौरान चांद के ऑर्बिट में ही छोड़ दिया जाता था, वही लूनार मॉड्यूल इस वक्त तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ बोट बनी हुई थी।
वैसे तो बैठने के लिए इसमें सिर्फ 2 ही लोगों का जगह था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में कैसे भी करके तीनों एडजस्ट कर रहे थे। अच्छी चीज ये रही कि चांद पे एस्ट्रोनॉट्स को घूमने और रिसर्च के लिए लूनार मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भेजी गई थी, जो कि कम से कम तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आने वाले कुछ ही घंटे बाद एक सबसे बड़ी चुनौती तीनों का इंतजार कर रही थी। वो थी कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या। एक्चुअली तीनों एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे वो लूनार मॉड्यूल में बढ़ती जा रही थी, जो कि तीनों के लिए एक खतरा बनता जा रहा था, क्योंकि इसमें रखे लिथियम कैनिस्टर तीनों के कार्बन डाइऑक्साइड को सिर्फ 20-25 घंटे तक ही सूखने में सक्षम थी। ऐसे में इस समय सर्विस मॉड्यूल में रखी लिथियम कैनिस्टर को अगर लूनार मॉड्यूल में शिफ्ट करें तो वो भी आ नहीं रहा, क्योंकि साइज में वो काफी बड़ा था। इस परिस्थिति में वे लोग अपना दिमाग लगाए कि क्यों न सर्विस मॉड्यूल में रखी लिथियम कैनिस्टर को ही तोड़ जोड़ कर छोटा करके लूनार मॉड्यूल में लाया जाए, और ये नुस्खा सही में काम कर गया। तब जाकर लूनार मॉड्यूल में जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो पाई। फ्यूल बचाने के लिए वे लोग पहले से ही लूनार मॉड्यूल में रखे हीटर को बंद कर दिए थे, कारण वे लोग ठंडी स्पेस में पूरी तरह से सिकुड़ चुके थे। इतना ही नहीं, पानी भी वे लोग घुट घुट कर ही पी रहे थे, क्योंकि पानी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बन रही थी, जिसे अंतिम समय तक चलाना था। और ऐसे ही वे लोग किसी तरह पृथ्वी के ऑर्बिट तक वापस आ गए। लेकिन समस्या अभी नहीं खत्म हुई। अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि पृथ्वी पर री एंट्री के लिए कमांड मॉड्यूल को फिर से चालू करना होगा, जो कि 2-3 दिन से बंद पड़ी थी। ऐसे में सबको शक था कितनी ठंडी स्पेस में 3 दिन से बंद कमांड मॉड्यूल फिर से स्टार्ट हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब मिशन के दौरान बीच में किसी भी मॉड्यूल को बंद करके फिर से शुरू किया गया हो। लेकिन फिर भी तीनों एस्ट्रोनॉट्स लूनार मॉड्यूल से कमांड मॉड्यूल में शिफ्ट हुए और कमांड मॉड्यूल को ऑपरेट करने लगे। लेकिन अच्छी चीज ये रही कि कमांड मॉड्यूल फिर से ऑन हो गया और सही सलामत काम करने लगा। कमांड मॉड्यूल ऑन होते ही पृथ्वी पर री एंट्री की तैयारी शुरू हो गई। तुरंत तीनों एस्ट्रोनॉट्स सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल को कमांड मॉड्यूल से अलग किया और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री शुरू कर दी। और उसी दौरान सर्विस मॉड्यूल के अलग होते वक्त एक तस्वीर भी ली, जिसमें आप देख सकते हैं कि विस्फोट से ऑक्सीजन टैंक 2 का पूरा पैनल ही उड़ चुका है। दोस्तों, उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए मिशन का अंतिम पड़ाव री एंट्री भी उतना आसान नहीं रहा, क्योंकि उसी समय मिशन कंट्रोल से उसका कांटेक्ट टूट गया। लेकिन यहाँ भी वे लोग अपना दिमाग लगाए। वो सूर्य और चांद के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपने कमांड मॉड्यूल को पृथ्वी की ओर सीधा किए हुआ था, ताकि घर्षण से निकलने वाला हीट कमांड मॉड्यूल के नीचे वाली सरफेस पे लग सके, जहां पे हीट शील्ड लगी हुई है। इस समय तीनों लोगों से नासा का कांटेक्ट तो टूट ही चुका था। ऐसे में 4 मिनट की लैंडिंग में 6 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन आकाश में दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा। इस समय नासा के साथ साथ पूरी दुनिया का दिल धक धक कर रहा था, और अचानक कैमरे की नजर पैराशूट्स के साथ लैंड हो रही कमांड मॉड्यूल पे पड़ता है। इसे देखते ही टीम के साथ साथ पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अंत में प्रशांत महासागर में उसकी लैंडिंग हुई, जहां से सभी को रेस्क्यू किया गया। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में इतने बड़े फेलियर मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए राष्ट्रपति निक्सन तीनों को खुद अवार्ड दिए। इसलिए तो अपोलो 13 मिशन को सक्सेसफुल फेलियर के नाम से जाना गया। बाद में जब इस मिशन पे जांच बैठाई गई तो पता चला कि अपोलो 13 का ऑक्सीजन टैंक अपोलो 10 में यूज होने वाला था, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम के कारण इसे वापस अपोलो 10 से निकाल लिया गया, और निकालते वक्त ही टैंक कम से कम 2 इंच ऊपर से गिर गया। साइंटिस्ट का मानना है कि उसी दौरान इसमें कुछ न कुछ क्षति आई होगी। दूसरी चीज ये भी है कि बाद में जब इसमें मौजूद सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बदला जा रहा था, तो उस समय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के वोल्टेज को 28 वोल्ट से बदलकर 65 वोल्ट कर दिया गया। अब ज्यादा वोल्टेज सप्लाई होने के कारण सारे पार्ट्स को तो बदला गया, बस एक चीज बदलना छूट गया। वो हिस्सा था ऑक्सीजन टैंक का थर्मोस्टेट, जो कि ज्यादा वोल्टेज को सहन नहीं कर पाई जब ऑक्सीजन टैंक के पंखे को ऑन किया गया। बाकी की कहानी तो आप सुन ही चुके हो। फाइनली इस घटना से पूरी दुनिया को एक चीज सीखने को मिली, वो ये कि स्पेस मिशन जितनी वाहवाही भरी चीज है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसे बड़ी ही सावधानी से की जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी मिशन अपोलो 13 की कहानी। बाकी आपको कैसी लगी हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत